फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन जो हमारे साथ अभी डॉक्टर वैद्य मनोहर लाल जी और बहुत ही रिस्पेक्टेड और डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे चेयरमैन सर SN गुप्ता जी, बोला आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हम शिष्योपनयना कर सके। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी न्यूली ज्वाइंट हैं। शिष्योपनयना क्यों किया जाता है? सुश्रुत संहिता में दूसरे अध्याय में ये मेंशन किया गया है, जब भी आप आयुर्वेद की विद्या का ज्ञान लेते हो तो एक वैद्य में डॉक्टर में वो गुण होने चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सके। इसलिए शिष्योपनयना अध्याय में बताया गया है कि अश्विनी नक्षत्र के समय शिष्योपनयना किया जाता है। आज सप्तमी है तो इसलिए हमने आज शिष्योपनयना का प्रोग्राम अरेंज किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ 2 साल 1 साल के डिप्लोमास में ज्वाइंट है, जिन्होंने अपनी डिग्रीज को पूर्ण कर लिया है, उनको भी यहाँ पे आज डिग्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। देखिए, शिष्योपनयना का मेन महत्व जो है, अगर आप कोई भी प्रैक्टिशनर हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको दोबारा से शिष्य क्यों बनना है? ताकि जो भी आपने अपने BMS की डिग्री में किया है कुछ चीजें जो है वो लैकिंग रह जाती है। आपकी जो बुक्स में हमारा जो सिलेबस हम देखते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है 2007 के बैच आउट से हम लोग पास हैं, 2001 में जो हमने पढ़ा है वही अभी 2024 में भी सेम वही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वही सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाता है। बाकी अब किसी भी सब्जेक्ट्स में चाहिए, इवन किसी भी स्कूल में हम देखते हैं, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ते हैं, 1 साल या 2 साल के बाद सबकी बुक्स चेंज हो जाती है, सब सिलेबस चेंज हो जाता है। क्या हम उसी प्रैक्टिस को कर सकते हैं जो आचार्य चरक ने लिखी है? वो तथ्य है, आचार्य सुश्रुत ने लिखा है वो तथ्य है, बट उसको आजकल के अनुसार क्या हम उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आचार्य ने ये भी मेंशन किया है, देश काल आकृति के अनुसार समय समय पे ट्रीटमेंट चेंज होते हैं और मनुष्य की जो प्रगति होती है वो भी डिपेंड करता है। तो मॉडर्नाइज तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे करें, वही चीजें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कुछ हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर है, जिन्होंने जस्ट अपने BMS कंप्लीट ही किया है। अगर वो अपने सेटअप्स को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से वो अपने सेटअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं? Start with the PPT. So first of all, I am asking some questions to you just for the interaction purpose. आप जिन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं केसेस, जैसे हम क्वालिटी पंचकर्मा में काम करते हैं, DHU के ऊपर, क्षार सूत्र के ऊपर, अलग अलग ब्रांचेस, अष्टांग आयुर्वेदा को हम एक अंडर रूट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपसे जस्ट एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक छोटे सेटअप को, पंचकर्म को हम कैसे कर सकते हैं? कोई एक आइडिया देगा कि आपने जैसे अपने BMS की डिग्री कंप्लीट की है तो आप अपने एक छोटा सेटअप पंचकर्म का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस सेटअप को आप कैसे स्टार्ट करोगे? अपनी जो स्टार्टिंग की प्रैक्टिस है उसको बिगिनिंग कैसे लेके जाओगे? एनीबॉडी, दिस इज द इंटरेक्शन विद यू। अरे वाह, कोई भी मुझे बताए कि अगर आपको पंचकर्म का एक सेटअप स्टार्ट करना है तो इनिशियली लेवल पे आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन आपको रखनी है, आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, क्वालिटी पंचकर्मा को कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या किसी भी किताब में आपने अपने सिलेबस में ये पढ़ा है? आपने पंचकर्म जरूर पढ़ा होगा, आपने काय चिकित्सा का 4th अध्याय पूरा पढ़ा होगा, उसमें कंप्लीट कवर किया होगा। या चरक संहिता के उत्तर स्थान में भी पूरा पंचकर्म के बारे में व्याख्यान दिया है, बट आपने कहीं पे भी अपनी बुक सिलेबस में ये पढ़ा है कि अगर आपको एक प्रैक्टिस करनी है अपनी डिग्री के बाद, आप कैसे उसका सेटअप स्टार्ट करोगे? एनीबॉडी, कोई भी मुझे बताइए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई लिस्ट हो आपके पास? आपके सेटअप में कौन कौन सी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? स्टार्टिंग लेवल पे कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं? या पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पंचकर्म के दौरान तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपके कैसे रहेंगे? या आप एक प्रिस्क्रिप्शन किसी को लिखते हो तो वो प्रिस्क्रिप्शन आप पेशेंट को कैसे दोगे? कोई भी, एनीबॉडी नॉट इंटरेस्टेड, या पता नहीं है, या फिर बताना नहीं चाह रहा? वो तो बता ही देगी। हाँ सर, उसकी पूरी लिस्ट हो। हाँ सर, कोई एक्स्ट्रा माइक है तो प्लीज प्रोवाइड करें।
कोई ऐसी लिस्ट हो जिसमें कौन कौन से अभ्यंगम ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है, पेशेंट की वात पित्त कफ जो दोषा को देखते हुए कौन कौन से ऑयल इनिशियली लेवल पे आपको क्लिनिक्स पे रखने हैं, या पत्र पोटली, बालुका स्वेदन, षष्टिक शाली पिंड स्वेदन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोटलीज को बनाने की क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इसके कोई प्रोटोकॉल्स आपके पास अवेलेबल हो। डॉक्टर साहब एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? मैं डॉक्टर ओके, तो अब तो मैं पंचकर्मा मैंने कहा कि समझ आ रहा है पंचकर्मा के बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि आजकल पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो मैं भी चाहता हूँ कि इस फील्ड में आगे बढ़ूँ, इसके लिए आपका ज्वाइन किया है। तो मैं निश्चित जानकारी करना चाहिए, सेटअप के काम लेवल हो, अपडेट भी ऑयल कॉम्बिनेशन के लिए, कमल के लिए, कटुवाई बस्ती, ये सब चीजों की औषधि भी होनी जरूरी है, तो लोगों की चिकित्सा के अनुसार आपको औषधि मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए हम संध्या रमन में क्या नया कर रहे हैं, संध्या रमन आधार फाउंडेशन जो है ये आपके क्लिनिकल नॉलेज को बूस्टअप करता है, ताकि आप जो भी अपना सेटअप स्टार्ट करें आपको प्रिपेयर्ड सब चीज़ें मिल जाएं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपको प्रिपेयर्ड मिल जाएं, आपको अपने कौन से सेटअप में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो सब आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग यू द इंस्ट्रूमेंट्स भी, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स है तो हमारी टीम वो सब चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करवाती है। अगर जैसे बोला जाता है कि आयुर्वेद में लोग क्यों नहीं अप्रोच करते, आज से 10 साल या 5 साल पहले एक लोगों की व्याख्या थी कि आयुर्वेद में हमें ट्रीटमेंट्स क्यों नहीं लेने चाहिए। किसी ने सुना, लोग बोलते हैं कि बहुत लंबा टाइम लगता है आयुर्वेद में, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये सोच है पब्लिक में कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में जाएंगे तो हमें लंबा टाइम लगेगा, 3-4 महीने लग जाएंगे, रिलीफ नहीं मिलेगा, पेन्स हमारे कम नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम पेशेंट को इंस्टेंट पेन दे सकते हैं। तो कोई बता सकता है कि इंस्टेंट पेन रिलीजिंग हम कैसे कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स कैसे दे सकते हैं पेशेंट्स को? विधकर्मा। डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए प्लीज, आप खड़े मत रहिए, टेक योर सीट इन द फ्रंट। विधकर्मा और एनी अदर ट्रीटमेंट्स? हाँ, फुट मसाज से कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, मर्मा पॉइंट्स रहते हैं जिनको एक्टिवेट करके हम पूरी बॉडी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। एनीबडी एल्स? और कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम पेशेंट को इंस्टेंट ट्रीटमेंट रिजल्ट दे सकते हैं, इवन एक इंजेक्शन से ज्यादा जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं? अग्निकर्मा से दे सकते हैं डेफिनेटली। और विधकर्म, अग्निकर्म, जो उपशस्त्र कर्म सुश्रुत संहिता में मेंशन किए गए हैं, शार कर्म के साथ साथ अनुशस्त्र कर्मा का व्याख्यान दिया गया है, जिनको आज से 5 साल पहले बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते थे। बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से सेटअप कर सकते हो, जिसमें सीराविद्या, अग्निकर्म, ज्वलोक चिकित्सा, इन सब चीजों को इंस्टेंट पेन रिलीजिंग ट्रीटमेंट्स के अंडर कंसीडर किया जाता है। मैं कुछ वीडियोस भी एट द एंड आपको शो करूंगी कि जिन पेशेंट्स को सियाटिका का पेशेंट है, बहुत सीवियर पेन है, पेशेंट को 4-4 लोग पकड़ के लेके आ रहे हैं, उनको सिर्फ एक सिंगल सिटिंग ऑफ अग्निकर्म से पेशेंट खुद वॉक करके जाता है। तो इसमें बहुत ही अच्छे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आप सबके लिए कि वैद्य को प्रैक्टिस करते समय अपने माइंड को किस तरह से सेटअप कैसे रखना चाहिए? एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के अकॉर्डिंग या नेचुरोपैथी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने आप को, अपने माइंड को किस तरह से सेटअप रखना है आपको? डॉक्टर साहब आप डीजीओ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे पूछ रहे सेकंड, आप डॉक्टर साहब आपको पूछ रही हो, खड़े हो जाओ एक बार। आप एलोपैथी में गायनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्या सैलरी मिलती है मैम आपको? लेके जाओ इनके पास माइक। हाँ, इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है, तो आपका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ, इंटर्नशिप चल रहा है। वैसे वे प्रैक्टिस भी कर रहे हो शायद आप, सिर्फ इंटर्न्स ही कर रहे हो। फिर भी एक आइडिया होगा, आपके सीनियर्स ने किया होगा, इंटर्न्स के बाद किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया होगा, आइडिया कि आरएमओशिप में कितनी सैलरीज मिलती हैं बीएमएस कंप्लीट के बाद? एनीबडी, कोई और कर रहा हो प्रैक्टिस? हाँ, 20,000 स्टार्ट होता है, 25,000। डॉक्टर शाम कर रहे हैं प्रैक्टिस, आपने पतंजलि में ही है ना डॉक्टर साहब? हमें पतंजलि की सबको सैलरी पता ऑल ओवर शायद, क्योंकि ओपन किसी सबके साथ है। जस्ट मैं पूछूं कि पतंजलि की बेसिक सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको तो काफी साल हो गए ना, बेसिक सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है? 25 से 27 हजार के बीच में, ठीक है। देखो एक माइंड सेट क्या है,
एक BMS करने के बाद अगर आपका माइंड सेट है कि आपको एक सैलरी लेनी है 25 से 30 हज़ार के आसपास, तो आपको बेसिक BMS करने के बाद कहीं पे भी RMO शिफ्ट कर सकते हो आप। इवन हमारे पास में बहुत सारी वैकेंसीज है संध्या रमन के अंडर, आप हमारे पास भी आके जॉब कर सकते हो। सैलरी रहेगी आपकी 25 से 27-28 के आसपास। दूसरा माइंड सेटअप आपका कैसा होना चाहिए? हमारे पास कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, शायद अभी बाद में ज्वाइन करेंगे, जो संध्या रमन से एक 4 सूत्र करके गए हैं या पंचकर्म करने के बाद वो 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। एक महीने की जो उनकी सेफ्टी है दैट इज 5 लाख रुपीज। पहले तो एक वैद्य का माइंड सेट होना चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है, तो मैं कितना कमा सकता हूँ बीइंग एज एक आयुर्वेदा फिजिशियन। देखो MBBS करने के बाद भी सैलरी वही रहती है, आपका जस्ट फ्रेशर जाता है 30-40 हज़ार की सैलरी रहती है, कंसल्टेंट है 1 लाख रुपए की सैलरी है, इससे ऊपर नहीं। बट अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे अपनी डिग्री का फायदा कहाँ तक लेके जाना है, कितना एक्सटेंड तक मैं काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट चेंज द स्लाइड प्लीज। क्लिनिकल पंचकर्म यूनिट या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट या डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें? आपने किसी भी सिलेबस में ये पढ़ा हो कि आपने क्लिनिक तो खोल लिया, डिग्री कंप्लीट करी, आपने अपना क्लिनिक खोल लिया, अब उस क्लिनिक के सेटअप को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, उसकी मैनेजमेंट को कैसे समझोगे, टीम के साथ काम करना है, आपने 5 लोगों का स्टाफ भी रख लिया, आप उस स्टाफ को कैसे मैनेज करोगे। सो वी आर डीलिंग विद दैट। हम आपको वो चीजें सिखाते हैं जो आपके बेसिक क्लिनिक्स पे काम आए। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे मैंने बताया क्विक रिजल्ट। देखो मेन 5 पैरामीटर्स पे हमें काम करना है। पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमने अपनी डिग्री के बाद हम अपनी प्रैक्टिस को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको उसके लिए स्किल जनरेट करना है। जब आपके पास स्किल आएगा तभी आप उसको प्रमोट कर सकते हो। स्किल के लिए हम आपके साथ हैं, हम हर पेशेंट का डिस्कशन आप करना चाहते हो, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट डालिए। हमारी जो सीनियर्स की टीम है आपको हेल्प करती है हाउ टू डील योर प्रैक्टिस। इनिशियली प्रैक्टिस आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड, आपको वो सारी ही ट्रीटमेंट्स को समझना है जो इंस्टेंट पेन रिलीजिंग ट्रीटमेंट्स की तरह काम करती है। अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम है इसलिए मैं ब्रीफ करूंगी आज आपको। सीरावेद्या, अग्निकर्म, कपिंग थेरेपी से हम पेशेंट को कैसे इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हो, चाहे वो हमारे पास गायनी का पेशेंट हो, लोअर एब्डोमेन पेन लेके आया हो, या PCOD वाला पेशेंट हो, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट को, या फिर कोई पंचकर्म का पेशेंट हो जिसको बैकएक है, सर्वाइकल पेन है, या फ्रोजन शोल्डर है, बहुत सीवियर पेन है, उसको हम इंस्टेंट पेन रिलीजिंग कैसे कर सकते हैं। सो बहुत सारी आपको जिसकी हिज्मा थेरेपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चेंज द स्लाइड प्लीज। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज जो हैं ऑलरेडी CCRS या NCBI की पेपर्स पे आप देख सकते हैं जो आयुर्वेदा में हुई हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इंस्टेंट पेन रिलीजिंग के लिए किसी भी पेशेंट को अग्निकर्म देते हैं और पेशेंट को सियाटिका की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप स्मॉल फिंगर पे, जो हमारा टो रहता है उसके स्मॉल फिंगर पे 3 पॉइंट्स आप देते हैं, और साथ में बैक पे अगर आपको अग्निकर्म देते हैं तो पेशेंट का पेन जो है वो इमीडिएटली सबसाइड हो जाता है। कपिंग थेरेपी जब आप करते हैं तो कपिंग थेरेपी किस तरह से काम करती है? कपिंग थेरेपी का जो मेन एक्शन रहता है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं, रक्तवात स्रोतस, वात पित्त कफ बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो तो रक्तवात स्रोतस में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है, वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेशेंट्स को पेन होता है। हम इसमें क्या करते हैं, अलाबू चिकित्सा जो सुश्रुत में मेंशन की है, जो आजकल एक कपिंग थेरेपी के नाम से प्रचलित हो रही है। कपिंग करने से आप वहाँ के पॉइंट्स को डिटॉक्स कर सकते हैं और इंस्टेंट पेशेंट को रिजल्ट उसमें मिल जाता है। चेंज द स्लाइड प्लीज। जो ये स्टडीज मेंशन की गई है, इस स्टडीज में ये बताया गया है कि कैसे आप लोकल एरिया की टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं और उस एरिया में विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन, जैसे आप सर्कुलेशन बढ़ाएंगे ऑक्सीजन कैपेसिटी उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएगी। जो न्यूट्रिएंट स्रोतस अवरोध कर रहा था वो स्रोतस को ओपन कर देगा। जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज हुई है, या आजकल किडनी के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, किडनी श्रिंक हो रही है, या पेशेंट्स को कहीं पे भी पेन है, वहां पे अवरोध हो रहा है, तो अवरोध का कारण क्या होता है? जितनी भी लोकलाइज्ड पेन रहती है, जिसको हम बोलते हैं वात के कारण होने वाली व्याधियां, सर्वाइकल है, लंबार है, नी जॉइंट पेन है, काफ मसल्स में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, इन सब में आप कपिंग थेरेपी को परफॉर्म कर सकते हो।
इसके साथ साथ फिर आप पंचकर्म में पेशेंट को डायरेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि ये एक अनुशस्त्र कर्म पूरे टाइम बीइंग तक रिजल्ट आपको देता है। इसका मेन काम है जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसको हमें रिलीज करना है। इसके बाद हमें वायु शमन ही करना है, क्योंकि आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट ये है दीपन पाचन करिए और वायु का शमन करिए। रेगुलर पेशेंट को दीपन पाचन द्रव्यास पे रखिए और उसका वायु का शमन करोगे तो इमीडिएटली पेशेंट जो है रिकवरी स्टेज पे चला जाएगा। चेंज द स्लाइड। अब जो हम कपिंग थेरेपी को परफॉर्म करते हैं, सर्वाइकल का पेशेंट है तो आप स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो, आपने कभी कपिंग थेरेपी नहीं की, इसको हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे रेगुलर होते हैं, उन प्रोग्राम्स को करके आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। सर्वाइकल का पेशेंट है तो आपको यहाँ पे 3 कप्स लेने हैं। पहले आपको इसके लिए मर्मा पॉइंट्स को पढ़ना है। 107 मर्मा पॉइंट्स रहते हैं। अगर आपको 107 मर्मा पॉइंट का ज्ञान है तो इजीली आप कपिंग थेरेपी को परफॉर्म कर सकते हो। मल्टीपल कप्स आप सर्वाइकल रीजन पे सभी जगह पे लगा सकते हो। चेंज द स्लाइड। इसके साथ कपिंग थेरेपी में 2 तरह की थेरेपी की जाती है, वेट कपिंग होती है, ड्राई कपिंग होती है, और तीसरी तरह की कपिंग जो होती है वो हॉट कपिंग होती है। हॉट कप्स को फायर के साथ हीट करके बॉडी पे लगाया जाता है। ये वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे कई बार होता है मसल्स पे ना अलग अलग तरह से रैशेस भी आ जाते हैं। चेंज द स्लाइड। इससे अगला करना। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं, तो जब भी आपने प्रोसीजर करना है, अग्निकर्म करते हो या कपिंग थेरेपी, पहले पेशेंट की काउंसलिंग कर लीजिए कि इसको करने के बाद जो रैशेस रहते हैं पूरे 7 डेज 7 दिन तक रहता है, 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। सो जो ड्राई कपिंग रहती है, अगर आपको ये ट्रीटमेंट को परफॉर्म करना है तो फर्स्ट आप पहले पेशेंट को ड्राई कपिंग करेंगे, उसके बाद नीडल से प्रिक करके उसी एरिया पे सक्शन से आप उसके ब्लड को सक कर सकते हैं। 5 से 10 ml तक, वो मैक्सिमम 5 to 7 ml तक ब्लड निकलता है, जिससे वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। इसी कुछ वीडियोज है, आप वो प्ले करते वीडियोज इसके आगे। तो जब भी आप कपिंग थेरेपी करते हो, आपको पहले पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, क्विक रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। मेन इसका काम है ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज कर देगा और पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाएगा। इसके बाद क्विक रिजल्टिंग ट्रीटमेंट्स में अग्निकर्म का ट्रीटमेंट आता है। अग्निकर्म, विदकर्म, ये वो ट्रीटमेंट्स है जिसको हर डॉक्टर को बीएमएस के बाद आना चाहिए, ताकि आप पेशेंट्स को इंजेक्शंस की जगह ये ट्रीटमेंट्स दें और पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए। विदकर्म निडल की सहायता से किया जाता है। अभी हम यहाँ पे कुछ डेमोस भी करना चाह रहे थे। फायर कपिंग तो नहीं हो पाएगी, वैक्यूम कप्स को हम कर सकते हैं, नीडलिंग को कर सकते हैं। कोई वॉलंटियर हो तो वो आ जाए, उसको बता देंगे हम कि किस तरह से विदकर्म को परफॉर्म किया जाता है। किसी को विदकर्म करवाना है तो कोई भी वॉलंटियर हो वो आगे आ जाए, उसकी बॉडी पे हम एक बार करके बता देंगे किस तरह से विदकर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी को पेन है, किसी को बॉडी में कहीं पे भी पेन है, नो प्रॉब्लम। फिर आप, अगर कोई भी वॉलंटियरली नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अरेंज ही नहीं हो सकता कि हम पेशेंट्स को कैरी कर सके साथ में, सो आप जो हमारे रेगुलर सेशन होते हैं 25 से 30 तारीख के बीच में, वो हैंड ऑन ट्रेनिंग रहती है। उसमें आपको पेशेंट्स के ऊपर हम बताते हैं किस तरह से आप विदकर्म को, अग्निकर्म को, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। विदकर्म को करने के लिए आपको निडल्स को यूज करना होता है। ये क्लिनिकल्स पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक छोटा सा सेटअप है, पंचकर्मा सेटअप नहीं है, तब भी आप इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हो। एक छोटे सेटअप पे आप अग्निकर्म भी कर सकते हो, विदकर्म, ये सिरावैद्य का प्रोसीजर, लीच थेरेपी भी आप छोटे सेटअप पे कर सकते हो। आप हॉट कपिंग भी छोटे सेटअप पे, अनुशस्त्र कर्म जो है एक छोटे सेटअप पे स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर आपके पास हॉस्पिटल्स है तो आप उसमें क्षारसूत्र की ब्रांच, पंचकर्म का फुल फ्लेज, उन सब चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। पंचकर्म में भी एडवांस पंचकर्मा में आजकल बहुत सारी ऐसी मशीनरीज आ चुकी हैं, जैसे शिरोधारा की मशीनरी है। आपको किसी थेरेपिस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर वो मशीनरीज को आप इम्प्लांट करते हो अपने सेंटर्स पे, तो आप खुद भी अपने पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हो विदाउट द सपोर्ट ऑफ मोर मैन पावर। सो आई विल शो यू द डिफरेंट वीडियोज, जिससे पेशेंट किस कंडीशंस में आता है और उनको 2 या 3 थेरेपीज के बाद ही दे विल गेट द रिजल्ट्स। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सिरावैद्य। जिन्होंने हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से भी कई स्टूडेंट्स ने किए होंगे, जैसे इन बच्चों ने किया है, आप लोगों ने। सो इन हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको ट्रीटमेंट्स को कैसे परफॉर्म करना है वो सब चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे ये वैक्यूम कपिंग है, और वैक्यूम कपिंग में ब्लड को ऑक्सीजन करके जितना भी ब्लड डिटॉक्सिक ब्लड होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इन द स्लाइड।
दिस इज द प्रोसीजर। पहले आप ड्राई कपिंग करोगे। ड्राई कपिंग करने के बाद उसी पर्टिकुलर एरिया पे जब वो प्रॉपर रेड हो जाता है, वहां पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, फिर आप नीडल की सहायता से या ब्लेड की सहायता से स्टरलाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखते हुए, यू शुड वेयर द ग्लव्स और प्रॉपर एरिया क्लीन होना चाहिए। फिर आप उसको कट करेंगे और वैक्यूम को प्लांट कर देंगे।